अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, तहरीक इंसाफ के रॉन्ग नंबर्स कौन से हैं और हमें ये जानना क्यों जरूरी है कि तहरीक इंसाफ में रॉन्ग नंबर्स कौन से हैं और उनको किस मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरा आज का मौजू है। मगर अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले हमेशा की तरह दो गुजारिशात। पहले तो ये कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आराह से आगाह करें। अगर आप इस पर कमेंट करते हैं, इसे शेयर करते हैं, तो इसकी विजिबिलिटी यूट्यूब के एल्गोरिदम में बढ़ जाएगी और कुछ हद तक फायरवॉल से हम मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा की तरह एक और गुजारिश कि आपने याद रखना है कि 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में डी चौक पर निहत्ते अवाम पर गोलियां चलाई गई पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और ये गोलियां चलवाई आसिम मुनीर ने। तो चलें दोस्तों, आज के अपने वीलॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि ये तहरीक इंसाफ के रॉन्ग नंबर्स हैं, आपको मुख्तलिफ खबरें भी इस बारे में मिलती होंगी। तो इनका जानना क्यों जरूरी है? इसकी इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह है वो तो ये है कि जिस तरह आपके नॉलेज में है कि इमरान खान साहब ने मार्च के महीने में रमजान के बाद तहरीक का एक तहरीकी कॉल दी है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तहरीक में वक्त के साथ साथ मोमेंटम मजीद आएगा। ऐसे मौके पर आमतौर पर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पिछले अगर आप 77 सालों की उनकी हिस्ट्री देख लें, तो ऐसे मौके पर वो हमेशा कुछ अपने जो टाउट्स होते हैं या जो प्लांटेड लोग होते हैं वो इस्तेमाल करती है अवाम को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि इस तरह के एहतजाजों को नाकाम बनाया जा सके। और अगर ये एहतजाज किसी तरीके से कामयाब हो भी जाए तो फिर उसके बाद एक बयानिया तरतीब देने के लिए इन टाउट्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं तो दोस्तों, मेनली 5 मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं जिसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जब मैं लफ्ज लीडरशिप इस्तेमाल करता हूं तो उससे मुराद मेरी वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ओहदों पर इस वक्त हैं, या फिर जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है या मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियां हैं उनमें हैं, पाकिस्तान की सेनेट में हैं, या फिर माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाबंद सलासिल हैं। तो मैं 5 मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं जिनमें इन लोगों को कैटेगराइज करता हूं। सबसे पहली कैटेगरी दोस्तों है एस्टेब्लिशमेंट के लोग। ये वो ग्रोह है जिनको हमेशा पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ऐसे लोगों को वो प्लांट करती है मुख्तलिफ सियासी जमातों में, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, या इसके अलावा बाकी जो छोटी बड़ी सियासी जो दीनी जमातें हैं वो हैं, या फिर जो इलाकाई किस्म की सियासी जमातें हैं वो हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल हालिया माजी में देखें तो वो तो फैसल वार्डर साहब हैं, कि अब वो खुलकर कहते हैं कि हाँ जी, वो उनका ताल्लुक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जमात से है। आप वैसे अगर हुकूमत में देखें तो मोहसिन नकवी साहब आपको इसी तरह नजर आते हैं, या जो ये संजरानी साहब हैं जो किसी जमाने में सेनेट के चेयरमैन होते थे, इनका ताल्लुक भी इसी कबील के लोगों से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर बात करें तो शेर अफजल मरवत साहब, जिनका इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन स्टिल मुख्तलिफ लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी में दोबारा शामिल किया जाए। या फिर दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो बैरिस्टर सैफ मुझे नजर आते हैं। उनके बारे में भी इस तरह की इतलात हैं कि उनकी पोजीशन से उन्हें फारिग किया जा रहा है। या फिर जो माजी में फवाद चौधरी साहब थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं।
تو یہ تین سیدھا سیدھا اگزامپلس ہیں، مثالیں ہیں ایسے لوگوں کی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور جو وہ پلانٹ کرتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں تاکہ وقت آنے پر ایسے لوگوں کو استعمال کیا جا سکے۔ شیر افضل مروت صاحب نے خود کو بڑے برے طریقے سے ایکسپوز کیا پچھلے کچھ عرصے میں۔ بیرسٹر سیف صاحب جو ہے ان کا شاید سب کو شروع سے ہی پتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے ہیں۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب کا بھی کافی حد تک لوگوں کو اندازہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے ہیں اور ان کو اسی لیے پارٹی میں دوبارہ شامل کروایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک ان لوگوں کو وقت آنے پر استعمال کیا جا سکے۔ اب دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت تو شاید تحریک انصاف میں نہیں ہے یا ان کی کوئی حیثیت اس وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن آنے والے کچھ دنوں میں ان کی حیثیت دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں ہو سکتی ہے، ان کو لیڈرشپ مل سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ان کی عشیبات سے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے اس چیز کا، اور انہیں شاید اندازہ ہے بھی، لیکن عام عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کے جو حرکات و سکنات ہیں ان کے اوپر آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے اور ان کے کسی جھانسے میں آپ نے نہیں آنا، ان سے بہت زیادہ آپ نے کیئرفل ہو کے رہنا ہے۔ دوسری کیٹیگری دوستو ان لوگوں کی ہے جو پیرا ٹروپرز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں آنے کے لیے وہ پر تول رہے ہیں۔ ان میں جو تازہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں وہ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو محمد زبیر صاحب نظر آتے ہیں جو اسد عمر کے بھائی ہیں، اور یہ گورنر سندھ بھی رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق رہا ہے ماضی میں، مریم نواز کے بلکہ یہ سپوکس پرسن ہوتے تھے۔ شاہد خاقان عباسی کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا دہائیوں کا تعلق ہے، لیکن اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ چکے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب پاکستان مسلم لیگ کے ایک بہت لائلسٹ تھے ایک زمانے میں، لیکن انہوں نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ دی۔ پھر آصف کرمانی صاحب جو نواز شریف صاحب کے سپوکس پرسن ہوا کرتے تھے، وہ بھی چھوڑ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، اور اس کے ساتھ ساتھ اب لطیف جاوید صاحب بھی شاید اسی کیٹیگری میں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی طریقے سے اہم پوزیشن پر آئیں۔ دوستو یہ تمام ہی لوگ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف میں آ جائیں کسی پوزیشن میں، لیکن میرا مشورہ عوام کو یہ ہوگا کہ آپ نے ان لوگوں کی حرکات و سکنات پر بھی خصوصی نظر رکھنی ہے اور ان کے کسی جھانسے میں نہیں آنا، ان کو بہت کچھ ثابت کرنا پڑے گا اپنے اعمال سے کہ یہ واقعی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے یا ان کے کہنے پر۔ دوستو اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہے وہ میری نظر میں وہ ہے جسے عمران خان صاحب عرف عام میں ریلو کٹے کہتے ہیں، جو وکٹ کی دونوں جانب سے کھیلتے ہیں، یعنی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی ان کی لائلٹیز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی لائلٹیز پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں۔ اس میں سب سے جو بڑا نام مجھے اس وقت نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ انہوں نے حالیہ جو ان کا ماضی ہے اس میں انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا کہ یہ وکٹ کی دونوں جانب کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ آپ انہیں غدار نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ انہیں وفاداری کا ٹائٹل بھی نہیں دے سکتے انفارچونیٹلی۔ اس کے علاوہ شعیب شاہین صاحب میرے خیال میں یہ بھی وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کھیلتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آرمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے جو دادا حضور تھے ایوب خان صاحب وہ پاکستان کے انہوں نے پہلا مارشل لاء لگایا تھا پاکستان میں۔ جی دوستو اسی
जो रेलू कट्टे की जो कैटेगरी है, इसी में मैं शामिल करता हूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया चेयरमैन हैं गौहर खान साहब, उनको, और फिर शेख वकास अकरम साहब को भी। अम, अच्छा, अब ये आप इस पे बहस कर सकते हैं कि इस कैटेगरी में जो मैंने 5 6 या 7 नाम लिए हैं, इनमें से कुछ ज्यादा लॉयलिस्ट होंगे इमरान खान साहब के और कुछ कम होंगे। इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर ये तमाम ही हजरात विकेट के दोनों जानब खेलते हैं। तो अवाम को इन पर कुछ हद तक एतमाद करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त होराइजन पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही लीडरशिप है जिसने डायरेक्शन देनी है। लेकिन फिर भी अपने दिमाग को और अपनी अकल पर इन्हिसार करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम के जो वर्कर्स हैं उनको, और या जो आम अवाम है उनको, कि वो इनकी बात कब माने और किस हद तक माने, उसकी उन्हें पूरी असेसमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, फिर चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि वैसे तो लॉयलिस्ट हैं इमरान खान साहब के बहुत, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं। उसकी वजूहात सबके सामने है। उसकी वजूहात यह है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया गया, इनकी फैमिलीज इस वक्त भी उनको टारगेट किया जा रहा है, और इनकी फैमिलीज को इस्तेमाल किया जाता है इन्हें कंप्रोमाइज करने के लिए। इसमें जो सबसे पहला नाम मेरे ज़हन में आता है वो अली मोहम्मद खान साहब का है। फिर दूसरा नाम शहरियार आफरीदी साहब का है। असद कैसर साहब को भी मैं इसी कैटेगरी में शामिल करता हूँ। शिबली फराज साहब को भी मैं कुछ हद तक इसी कैटेगरी में शामिल करता हूँ। लेकिन इस पे बहस हो सकती है कि क्या शिबली फराज साहब इस कैटेगरी में है या रेलू कट्टों की कैटेगरी में है। परवेज इलाही साहब बड़ी तवाना आवाज हुआ करते थे एक जमाने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ जो सलूक किया गया उसकी वजह से भी अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज हैं। हमाद अजहर साहब, इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खासकर इमरान खान साहब को बहुत सारी वाबस्ता थी उम्मीदें माजी में, लेकिन अब यही समझ आ रही है कि शायद ये भी थक गए हैं, और ये लॉयल्टी का एक लेवल थोड़ा सा नीचे होके अब ये कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन में आ चुके हैं, दो कि इनके साथ वो सलूक नहीं किया गया जो बाकी लोगों के साथ इस वक्त हुआ इस लिस्ट में जो मौजूद हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा साहब, इनको भी मैं इसी कैटेगरी में शामिल करता हूं। दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि ये लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई मशवरा दें आपको या तहरीक में आपको लीड करने की कोशिश करें, तो इन पर एतमाद किया जाना चाहिए, इन पर एतमाद किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी भी तहरीक में या हालिया माजी की आप तहरीक उठा के देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिनकी कॉल्स दी, तो ये तमाम ही लोग अनफॉर्चुनेटली हमें फ्रंट पर नजर नहीं आए, ये बैक बेंचर्स के तौर पर ही हमें नजर आए इन तहारीक में। उसकी वजह यही थी कि ये सारे ही कंप्रोमाइज्ड हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर ये सामने आते हैं और लीड करते हैं, तो इन पर एतमाद किया जा सकता है। जी दोस्तों, फिर आती है पांचवी और आखिरी कैटेगरी, जो कि हार्ड कोर सपोर्टर्स हैं, लॉयलिस्ट हैं इमरान खान साहब के। इसमें जो बड़े नाम हमें नजर आते हैं वो आजम सवाती साहब का नाम नजर आता है, यास्मीन राशिद साहिबा का नाम नजर आता है, मुराद सही साहब का नाम इसमें है, उमर चीमा साहब का नाम इसमें है, और भी कुछ नाम है, शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में गलत साबित किया है। आज से कुछ साल पहले तक ये समझा जाता था कि इनका ताल्लुक कैटेगरी 1 से है, यानी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खास मोहरे हैं और इनको शायद प्लांट किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन फिर 9 मई के बाद इनके साथ जो सलूक रखा गया और ये अभी तक डटे हुए हैं, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया है। अब कोई वजह नहीं रह जाती कि हम इनकी लॉयल्टी के ऊपर शक करें, क्योंकि ये बहुत सारी कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन अगर आप
देखें इनके जो बच्चे हैं, इनके फैमिली है, इनके जो बेटे हैं शाहजैन कुरैशी साहब, हाल ही में जो 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, उसमें अचानक उनका नाम सामने आया कि उन्होंने शायद अपनी खिदमात जो है वो बेच दी हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। तो अब इसके पीछे क्या मजबूरी थी? क्या वो ये चाहते थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो तकालीफ हैं उनका किसी तरीके से खात्मा किया जाए? शायद इसलिए उन्होंने अपने ज़मीर को बेचा, या इसकी कोई और वजह थी? कहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने किरदार से इस वक्त तक बहुत सारे लोगों के जो नाकदीन थे उनके मुंह बंद कर दिए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कैटेगरी इस वक्त अहम नहीं है, क्योंकि ये तमाम ही लोग या तो पाबंद सलासिल है, या इनमें से जो बाहर हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो लीड कर सकें। इमरान खान साहब की हिदायत की वजह से इन्हें इन्हें छुप के रहना पड़ रहा है। इसमें एक बड़ा अहम नाम कासिम सूरी साहब का भी है इसी कैटेगरी में, जो मैं शायद पहले नहीं बता सका। तो बहरहाल दोस्तों, अब अवाम के लिए जरूरी ये है, मेरा ख्याल है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए जरूरी ये है कि इन कैटेगरीज के हिसाब से उन्होंने फैसला करना है कि जब किसी एहतजाज की कॉल आती है या एक प्लान बनता है एहतजाज का, तो उन्होंने डायरेक्शन किस लीडरशिप से लेनी है और किस से नहीं लेनी। दोस्तों, ये जो मैंने मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बताई हैं, इनका अंदाजा मुझसे बेहतर इमरान खान साहब को भी है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को और आम आवाम को मुझसे ज्यादा बेहतर इन चीजों का पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है कि आसिम मुनीर साहब ने चीजों को इस नहज पर वो ले आए हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बोलने की सजा सिर्फ मौत है। तो शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब अपनी जात के लिए तो शायद उन्होंने अपनी जो मौत है वो एक्सेप्ट कर ली है, या उसको वो दावत दे रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया माजी में, उनको वो किसी मुश्किल में नहीं डालना चाह रहे, और शायद इसी वजह से इस लीडरशिप के अगेंस्ट कोई बहुत ज्यादा आपको काम होता हुआ उनकी तरफ से नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ये खुशाइंद है कि हाल ही में शेर अफजल मरवत साहब का जिस तरह या बैरिस्टर सैफ का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, हम उम्मीद तो लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, इसी तरह सिलसिलावार इनसे भी लोगों को इन लोगों से का भी एहतजाब किया जाएगा, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्रॉपर लीडरशिप मुयसर आएगी इंशाल्लाह जल्द ही, जो कि फिर इन तहरीक को मुस्तकबिल में लीड करेगी। वेल दोस्तों, मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।